सभी को नमस्कार प्रणाम। स्किल ग्रेविटी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बिना विलंब किए हम सभी चलते हैं यूपी पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके लिए प्रस्तुत हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं हम सभी प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। आप सभी को पहला प्रश्न प्रस्तुत है। देखिए क्या पूछा है। मछली का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? चयन करना है। मछली का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा है, बताइए। जल्दी है, मीन है, या चंचला शब्द है, या विभावरी। चयन कीजिए। यहाँ पर जल्दी जो शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और विभावरी रात का, और चंचला किसका है? बिजली का या लक्ष्मी का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात मीन। तो मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मीन। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए, अगला प्रश्न क्या पूछा है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या शब्द है? पहला विकल्प देखिए क्या है? अल्पज्ञ है, दूसरा क्या है? सर्वज्ञ है, तीसरा क्या है? बहुज्ञ है, और चौथा क्या है? अज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता हो। यहाँ पर एक विकल्प पहला देखिए क्या है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ अर्थात जो थोड़ा बहुत जानता हो। ठीक, और बहुज्ञ अर्थात जो बहुत कुछ जानता हो, और अज्ञ अर्थात जो कुछ ना जानता हो। और प्रश्न क्या पूछा है? जो सब कुछ जानता हो। उस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा पूछा है। उन्मूलन का सही विलोम शब्द पूछा है। विलोम अर्थात उल्टा बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा। आइए देखते हैं। पहला विकल्प देखिए क्या पूछा है? अवमूल्यन, दूसरा क्या है? विश्लेषण, तीसरा क्या है? रोपण, और चौथा क्या है? संश्लेषण। तो इनमें से उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा है। तो उन्मूलन अर्थात जिसे जड़ से या मूल से समाप्त कर दिया गया हो। ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? रोपण। विकल्प तीसरा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, अवमूल्यन। अवमूल्यन का विलोम क्या हो जाएगा? अधिमूल्यन, और विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा अर्थात रोपण। कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। इसका अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस अय है, दूसरा विकल्प क्या है? अन प्लस अय है, और तीसरा क्या है? अन प्लस वय, और चौथा क्या है? अन्व प्लस अय। ठीक, एक मिनट। पूछा किसका है? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद सभी को बताना है। चलिए बताइए। अन्वय, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय। विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प पहला, अनु प्लस अय। अगर संधि का नाम पूछे तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? जड़ संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि कौन सा होगा? जड़ संधि, और विकल्प पहला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अनु प्लस अय अर्थात अन्वय का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द पूछा है? तद्भव शब्द बताना है। बताइए कौन सा तद्भव है? अचरज, अंधकार, या अंगरक्षक, या आशा। इनमें से एक शब्द तद्भव है, बाकी तत्सम है। अब इनमें से हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला अर्थात अचरज। यहाँ पर अचरज शब्द क्या है? यह तद्भव है। बाकी अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर अचरज जो है तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आश्चर्य। ए का क्या हो जाएगा तद्भव? इसका आश्चर्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अचरज का तद्भव क्या, तत्सम क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है। वर्ण शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्यों मतलब क्या नहीं होता है? वर्ण शब्द का 3 अर्थ होगा और एक नहीं होगा। जो नहीं होगा उसी का आपको चयन करना है। कौन सा नहीं होता वर्ण शब्द का अर्थ? चलिए पहला विकल्प देखिए क्या दिया है? रंग, दूसरा क्या है? आकाश, तीसरा क्या है? जाति, और चौथा क्या है? अक्षर। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी अर्थात आकाश। आकाश शब्द वर्ण का अर्थ नहीं होगा। बाकी अक्षर भी वर्ण में आ जाते हैं, जाति भी वर्ण बताता है, और रंग भी वर्ण बताता है। तो विकल्प पहला, तीसरा और चौथा वर्ण शब्द के अर्थ हैं, जबकि आकाश नहीं है। ठीक,
तो इसका सटीक जवाब क्या देगा? विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। आइए देखिए, फिर क्या पूछा है? फिर पूछा गौशाला में समास पूछा है। समास गौशाला में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव समास? गौशाला, पहले इसका समास विग्रह कीजिए। गौशाला अर्थात गायों के लिए शाला। ठीक, गायों के लिए शाला, तो यहां पर कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। विकल्प तीसरा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? के लिए, अर्थात यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास में कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जहां पर संख्या का बोध पहले हो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या का बोध दिखा नहीं रहा है तो द्विगु समास नहीं हो सकता। ठीक है, द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी नहीं है। ठीक, और फिर चौथा विकल्प क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिसमें पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये भी अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, तो सटीक जवाब क्या देगा? विकल्प तीसरा, अर्थात कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन समास हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, कार्यशाला शब्द का आपको एक बताना है। किसका? कार्यशाला शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? कार्यशाला शब्द का ऑफिस, वर्कशॉप, लेबोरेटरी या इंडस्ट्री? चलिए चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात वर्कशॉप। ठीक है, कार्यशाला का सही पारिभाषिक शब्द क्या है? विकल्प दूसरा, अर्थात वर्कशॉप। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। फिर देखिए क्या पूछा है। फिर कमाई शब्द का प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय कमाई शब्द में कौन सा होगा? ई प्रत्यय, दूसरा क्या है? आई प्रत्यय, और तीसरा क्या है? माई, और चौथा क्या है? आई। इनमें से प्रत्यय शब्द का चयन करना है। प्रत्यय क्या है? जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, वह प्रत्यय कहलाता है। तो इसका विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात आई इसमें क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अन्याय। अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा है? उपसर्ग क्या आता है? उपसर्ग वह शब्द होते हैं या वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं। वो कौन से हो जाते हैं? उपसर्ग। ठीक, किसका पूछा है? अन्याय शब्द का पूछा है। अन्याय का उपसर्ग क्या होगा? अन होगा, आ होगा, या अन्य होगा, या अन्य होगा? ठीक, इसका बताना है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? न्याय है। अन्याय में मूल शब्द क्या है? न्याय क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है। इसमें प्रत्यय क्या, माफ कीजिएगा, उपसर्ग क्या जुड़ेगा? उपसर्ग यहाँ पर जुड़ेगा, आ उपसर्ग जुड़ेगा, अर्थात विकल्प दूसरा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो अन्याय शब्द में उपसर्ग क्या है? विकल्प दूसरा, अर्थात आ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अर्थात इनमें से एक शब्द शुद्ध होंगे, बाकी तीन अशुद्ध होंगे। चलिए देखते हैं किसका पूछा है। कवित्री शब्द का आपका शुद्ध वर्तनी बताना है। बताइए कौन सा पहला कवित्री मतलब शुद्ध वर्तनी सही है? 1 2 3 4 चार शब्द कवित्री लिखे गए हैं और इसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें विकल्प आपका दूसरा कवित्री शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है, बाकी अशुद्ध हैं। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वर्तनी से बहुत प्रश्न आते हैं। यहां पर विकल्प दूसरा आपका सही है, कवित्री। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सूरसागर। सूरसागर के लेखक या रचयिता कौन है? सूरसागर किसने लिखा है? आइए देखते हैं। यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, कबीरदास की रचना है, सूरदास की रचना है, या मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है? इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? सूरदास। ठीक है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। और ध्यान दीजिए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जैसी, यह चारों भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक, और सूरसागर की रचना किसने की थी? सूरदास ने की थी। और ध्यान दीजिए, तुलसीदास, तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना जो कि रामचरितमानस, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है, कबीरदास की साखी सबद रामायणी, यह कबीरदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और जैसी अर्थात जैसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध, पद्मावत नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, सभी रचनाकार का नाम याद रखिएगा।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सभी रचनाकार के आपके पूरे नाम पता होना चाहिए। जैसे कि जायसी, तो जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए फिर क्या पूछा है? वीर रस का, ध्यान दीजिए, वीर रस का अस्थाई भाव पूछा है। यहाँ पर वीर रस का अस्थाई भाव का क्या होगा? रति होगा, शोक होगा, क्रोध होगा या उत्साह होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, अर्थात विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रति किसका है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है। ठीक, किसका? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। और करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा। ठीक, क्रोध किसका है? रौद्र का क्रोध हो जाएगा। और वीर रस का मैंने बता ही दिया क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। यहां पर विकल्प चौथा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए अगले प्रश्न क्या है? तरनी तनुजा, तरनी, माफ कीजिएगा, तरनी तनुजा तटतमल तरवर बहुछाय में अलंकार पूछा है कि इनमें कौन सा अलंकार होगा? आइए देखते हैं विकल्प। जमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां पर शब्द या वर्णों की, माफ कीजिएगा, जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देंगे, तरनी तनुजा तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहुछा में ता शब्द की या ता वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा, किसकी? ता वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कनक कनकते शोभनी मादक तादिका, यहाँ पर कनक शब्द दो बार आए हैं तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक कनक अर्थ हो जाता है सोना और दूसरे कनक अर्थ क्या हो जाता है? धतूरा। ठीक, और तीसरा विकल्प देखिए क्या है? उपमा है। उपमा में क्या किया जाता है? जिसमें तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, तुलना शब्द दिख जाए। ठीक है, और रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे वह शेर है, वहां पर वह को शेर मान लिया जाता है, या किसी भी रमेश शेर है, रमेश को क्या मान लिया जाता है? शेर मान लिया जाता है। ठीक, ये किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो जीता ना जा सके। ठीक, अजय या अजय या अमर या अगाध, चार विकल्प दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात अजय। अजय अर्थात जिस पर विजय न प्राप्त किया जा सके या जो जीता ना जा सके, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अजय ये क्या है? शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से विकल्प पहला अशुद्ध है। अमर, अमर अर्थात जो कभी मरा ना हो या जो कभी मर ना सके, वो क्या है? अमर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अगाध, अगाध से मतलब क्या है? गहरा से है, जैसे उससे अगाध प्रेम है अर्थात गहरा प्रेम है। ठीक, तो यहां पर विकल्प चौथा भी नहीं होगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है सूरज का सातवां घोड़ा, यह किसकी प्रसिद्ध कृति है? अर्थात सूरज के सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? विकल्प देखिए, पहला विकल्प है धर्मवीर भारती की है, दूसरा क्या है? मोहन राकेश है, और तीसरा क्या है? मुंशी प्रेमचंद है, और चौथा क्या है? महादेवी वर्मा। तो सूरज का सातवां घोड़ा यह किसकी प्रसिद्ध रचना है? धर्मवीर भारती की है। क्या? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध रचना और है, कौन सी? गुनाहों का देवता। यह धर्मवीर भारती की बहुत प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उपहार, दूसरा क्या है? ग्रंथ, तीसरा क्या है? मस्तक, और चौथा क्या है? रचना। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और इनमें तीन क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। तो यहाँ पर उपहार जो शब्द है यह क्या है? पुल्लिंग है। ग्रंथ भी यहाँ पर पुल्लिंग है और मस्तक शब्द भी पुल्लिंग है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा, अर्थात रचना। यहाँ पर रचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, बाकी ग्रंथ, उपहार और रूप मस्तक ये तीनों कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, उपहार भी कैसे शब्द है? पुल्लिंग है। ग्रंथ भी कैसे शब्द है? पुल्लिंग है। और मस्तक भी कैसे शब्द है? पुल्लिंग है। और रचना यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न क्या है? अब कारक के भेद पूछा है कि कारक के
कितने भेद होते हैं? 7 भेद, 8 भेद, 6 भेद या 5 भेद? तो कारक के कितने भेद होते हैं? मूलतः कारक के 8 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। फिर देखिए, फिर क्या पूछा है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प देखिए, 5 है, 6 है, 7 है या 4 है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से 6 भेद बताइए? कुछ मैं बता देता हूं, जैसे कि निजवाचक सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और इसी प्रकार कुल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? टोटल 6। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बताइए, एक मिनट माफ कीजिएगा। ठीक ठीक ठीक, 19वां प्रश्न हो चुका था। अब अगला प्रश्न है घुटने टेकना। घुटने टेकना ये क्या है? मुहावरा। इसका अर्थ क्या होगा? घुटने में दर्द होना, दूसरा क्या है? हार स्वीकार करना, तीसरा क्या है? याद करना और चौथा क्या है? दौड़ना। तो घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हार स्वीकार करना। यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार स्वीकार करना। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार पूछा है? इसका काली घटा, ध्यान दीजिएगा, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार पूछा है। आइए देखते हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा क्या है? जमक अलंकार, तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार और चौथा क्या है? रूपक अलंकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, अर्थात जमक अलंकार। जमक अलंकार में क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे काली घटा, यहाँ पर घटा शब्द देखेंगे, एक बार आया है और दूसरी बार भी आया है घटा। काली घटा, यहाँ पर एक घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? काले बादल के रूप में लिया गया है। इसके रूप में लिया गया है? काले बादल के रूप में लिया गया है, पहले घटा का अर्थ। ठीक, काले बादल के रूप में। ठीक है, और दूसरा घटा देखिए, दूसरा घटा का रूप में क्या लिया है? घमंड घटा, अर्थात कमी में, किसी का घमंड में घटा अर्थात कमी हुई है, तो यहां पर कमी के रूप में लिया गया है। ठीक, कमी के रूप में। तो ध्यान दीजिए, शब्द की यहां पर पुनरावृत्ति हुई है, घटा और घटा, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कमी या उसके घमंड में कमी। ठीक, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? जमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार मैंने बता दिया, जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, तो सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जमक अलंकार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न क्या पूछा है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि मैंने बता दिया था, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। आइए देखते हैं विकल्प। पहला क्या है? ब्रज भाषा में, दूसरा क्या है? अवधी भाषा में, तीसरा क्या है? खड़ी बोली में और चौथा क्या है? भोजपुरी में। तो तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें कुल 7 कांड है, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? टोटल 7 कांड है, ध्यान दीजिएगा। कितने कांड है? 7 कांड है। इसमें रामचरित माफ कीजिएगा, रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है? 7 कांड है और किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के समय कौन से शासक थे? अकबर थे, अर्थात अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए, अगला प्रश्न आपको क्या पूछा है? पयोधी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का बताना है। पहला देखिए विकल्प क्या है? समुद्र है, दूसरा क्या है? बादल है, तीसरा नदी और चौथा गंगा। तो पयोधी शब्द का पर्यायवाची सही क्या हो जाएगा? विकल्प ए, अर्थात समुद्र। ठीक, विकल्प पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बादल, नदी और गंगा ये तीनों क्या है? गलत हैं।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विग समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विग समास। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी, ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समाहार या 8 अध्यायों का समूह, जहां पर संख्या का बोध पहले हो, वहां पर कौन समास हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, जो कि मैंने बताया, जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, वह किसी अन्य पद की ओर संकेत कर देता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। और कर्मधारय समास में क्या होता है? जहां पर विशेषण या विशेष्य का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास या उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे, तो वहां पर कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास भी मैंने बताया, तत्पुरुष समास में क्या होता है? जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, तो तत्पुरुष समास भी यहाँ पर नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विग समास, जहां पर संख्या का बोध हो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब बताइए अगला प्रश्न क्या है? उद्धरण चिन्ह बताना है, इनमें से उद्धरण चिन्ह का सही प्रतीक कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, माफ कीजिएगा तीसरा। ठीक, उद्धरण चिन्ह का प्रतीक विकल्प तीसरा। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी विचारक का कथन को प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। पहला क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा क्या है? विस्मयबोधक चिन्ह है। दूसरा कौन सा है? विस्मयबोधक चिन्ह है। और तीसरा क्या है? अल्प विराम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह, और ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है। ठीक, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, क्या भूलूं क्या याद करूं? यह किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, बहुत ही चर्चित रचना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्या भूलूं क्या याद करूं? अब बताइए ये क्या है? कविता है, नाटक है, आत्मकथा है या उपन्यास है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। ठीक, विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं यह क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें बताना है वर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पर वर शब्द क्या है? पुल्लिंग है, वर अर्थात दुल्हा। ठीक है, अब इसका स्त्रीलिंग बताना है। चलिए विकल्प देखते हैं। वारी, पहला विकल्प क्या है? वारी। दूसरा क्या है? वधु। तीसरा क्या है? बहू। और चौथा क्या है? बारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात वधु। ठीक, वर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वधु हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या पूछा है? संक्षेपण। संक्षेपण का सही अर्थ क्या होता है? विस्तार करना होता है या संक्षिप्त या छोटा करना? तीसरा क्या है? व्याख्या करना या चौथा जोड़ना? तो संक्षेपण का सही अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षिप्त या छोटा करना। तो यहां पर विकल्प दूसरा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तरड़ी या तरड़ी, माफ कीजिएगा यहां पर तरड़ी छोटी की मात्रा रहेगी, ध्यान दीजिए, तरड़ी। ठीक, तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? बताइए। नाव या सूर्य, सूर्य या नाव, युवती या नदी, नाव या युवती? तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात बी, तरड़ी। तरड़ी अर्थात सूर्य, जिस पर देखिए ध्यान दीजिए छोटी की मात्रा हो वहां पर सूर्य हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा दिख जाए तो वहां पर नाव हो जाएगा। तो तरड़ी और तरड़ी शब्द का सही युग्म अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य और नाव। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष? ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, विकल्प दूसरा। ठीक है, चलिए कैसा लगा आज का सेशन? आशा करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न मतलब अगले दिन नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।